नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, कहानी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं राधिका रमन सिंह द्वारा लिखित कहानी कानों में कंगना की। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 है और यह कहानी तत्कालीन समय की प्रमुख पत्रिका इंदु में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करती है। इस कहानी में हमें प्रेम का दर्शन होता है। यह कहानी हमें स्पष्ट रूप से ये तय करने में कामयाब होती है कि मतलब किसका प्रेम अधिक होता है, पुरुष का प्रेम अधिक होता है या स्त्री का प्रेम अधिक होता है। दोनों में प्रेम में समर्पण की भावना किस में अधिक होती है। ये कहानी हमें तत्कालीन समय में नारी की क्या स्थिति थी उसका वर्णन करने में स्पष्ट होती है। ये कहानी हमें पुरुष के चरित्र को दर्शाने में कामयाब होती है। तो मुख्य रूप से ये कहानी प्रेम पर आधारित है और इसमें केवल ये दर्शाया गया कि स्त्री और पुरुष में दोनों में से प्रेम में समर्पण जो होता है, त्याग की जो भावना होती है, आदर्श या सात्विक जो प्रेम होता है वो किसमें होता है। ये कहानी हमें यही भावना सिखाती है इसमें। तो पूरी कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र मुख्य रूप से इसका जो नायक है वो नरेंद्र है और इसकी जो नायिका है वो किरण है। तो कहानी का जो ताना बाना है, कहानी की जो कथा वस्तु है वो नरेंद्र और किरण दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती है। अन्य पात्र जो है वो मुख्य रूप से जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं वो किरण के पिता योगेश्वर है। सबसे पहले हमारा नायक नायिका से पूछता है, किरण से पूछता है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है। तो किरण ने कहा कंगना। नरेंद्र को एकदम ऐसा लगता है कानों में कंगना। नरेंद्र चौंकता है और किरण से पूछता है कि क्या कानों में कंगना। तो किरण ने कहा हाँ, और कहां पहनते हैं कंगना। मतलब किरण बहुत भोली है, अबोध है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि समाज में क्या होता है, उसको वास्तविक स्थिति सामाजिक स्थिति का भी पता नहीं है। वो एक चंचल किशोरी है, वो एक स्वतंत्र रूप से एक स्वच्छंद विचरण करने वाली नायिका के रूप में हमारी कहानी में उपस्थित होती। तो नरेंद्र भी उसको उसकी अबोधता के सामने उसको कुछ नहीं कहता। लेकिन ये कानों में कंगना, आखिर ये कंगन आए कहां से, क्योंकि कंगनों से हमारी कहानी की शुरुआत हो रही है और ये कंगन आए कहां से, इसके एक बार थोड़ा सा रूपरेखा देखते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र के पिता और इधर से किरण के पिता, हमारे नायक और नायिका दोनों के जो पिता है वो आपस में उनकी मित्रता है, आपस में एक दूसरे से पहचान है, आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो नरेंद्र के पिता नरेंद्र को किरण के पिता योगेश्वर के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं और वो अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ले लेता है वहां पर, यानी योगेश्वर के अपने गुरु के यहाँ से अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ले लेता है। और जब उसकी शिक्षा की समाप्ति होती है, शिक्षा पूर्ण होती है, जब वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो नरेंद्र के पिता नरेंद्र से कहते हैं कि नरेंद्र तुमने अपने गुरु यानी मेरे मित्र योगेश्वर दत्त से तुमने शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए उपहार स्वरूप उनको कुछ देकर के आइए। तो नरेंद्र कुछ पीताम्बर, कुछ स्वर्ण मुद्राएं और योगेश्वर की बेटी जो किरण होती है, जो हमारी कहानी की नायिका है, उस अपने गुरु की बेटी के लिए 2 कंगन लेकर के चले जाते हैं। मतलब अपने पिता के कहने से अपने गुरु को कुछ भेंट स्वरूप दे करके आते हैं, क्योंकि उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उस भेंट में मैंने बताया कि अपने गुरु के लिए वो पीताम्बर ले जाते हैं, अपने गुरु के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जाते हैं और गुरु की बेटी के लिए जो है वो कंगन लेकर के चले जाते हैं और वो अपने गुरु को भेंट स्वरूप देते हैं। लेकिन योगेश्वर तो योगेश्वर है, ठीक है, वो तो योगी है, उनको मोह माया के जाल से कोई लेना देना नहीं, उनको इस भेंट से कोई लेना देना नहीं। और वो नरेंद्र को मना कर देते कि नरेंद्र नहीं, इस भेंट को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अनायास ही वो चंचल बालिका, गुरु की जो चंचल बेटी है, वो जो 2 कंगन उसके लिए लेके गए थे, उन 2 कंगनों को उठा करके और दौड़ जाती है यहाँ पर। अब भेंट स्वरूप यही गुरु ने मान लो उसको स्वीकार किया, बालिका कुछ कह भी नहीं सकते थे और उस सारी भेंट को जो है वो नरेंद्र की भेंट को अस्वीकार कर दिया। नरेंद्र आता जाता रहता था इस घर में, यहाँ पर उस चंचल बालिका को देखता था यहाँ पर और उसके प्रति धीरे धीरे उस किशोरी के प्रति नरेंद्र के मन में जो है वो कहीं न कहीं आकर्षण का भाव दिखाई दे रहा था नरेंद्र को, ठीक है। तो जब वो लेकर के चली गई उन कंगनों को, वहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। नरेंद्र ने अगले दिन देखा होगा उसमें और पूछ लिया कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि कानों में कंगना, ठीक। अच्छा लगा नरेंद्र को, उसकी अबोधता है, उसकी ये जो चंचलता है ये अच्छी लगी यहाँ पर। और लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया कि मतलब आकर्षण हो भी क्यों ना हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के सिर पर रखी हुई मटकियों को फोड़ दिया और उनके हृदय तक प्रवेश कर गए, अंदर तक प्रवेश कर गए, नूरजहां ने अपने अंचल से कबूतर को उड़ाया और शहंशाह के मतलब हृदय को तहस नहस कर दिया, हृदय में प्रवेश कर दिया। उसी प्रकार किसी आम्र की शाखा के नीचे बैठी हुई, किसी रसाल की तरों के नीचे, वसंत के मौसम में, वसंत के माहौल में, वसंत की ऋतु में बैठी हुई किसी कोई अपरूप बालिका, उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई युवक उसकी तरफ आकर्षित क्यों ना हो। अर्थात ये प्रेम का आकर्षण अपने आप में एक स्वाभाविक है। यह यहाँ पर कहानी में हमें दर्शाने का प्रयास किया गया। तो मुख्य रूप से अभी तक हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उसकी उस स्निग्धता को देखकर, उस भोलेपन को देखकर, उस चंचलता को देखकर, ठीक है, नरेंद्र हमारे कहानी का जो नायक है
वो अपने उस गुरु की बालिका जो किशोरी है किरण, उसके प्रति जो है मुख्य रूप से आकर्षित होता है। अगले दिन नरेंद्र जो है वहां पर जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और देखते हैं कि गुरु मतलब अपने उस बेटी को कोई न कोई शिक्षा दे रहे थे, कोई ज्ञान की बातें वहां पर बता रहे थे। नरेंद्र भी वहां पर बैठ जाता है। नरेंद्र ने देखा, किरण की ओर देखा। आकर्षण मैंने बताया पहले से दोनों की तरफ था। गुरु भी इस बात को जानते थे, योगेश्वर दत्त भी इस बात को जानते थे। इसलिए योगेश्वर ने बात करते हुए, धीरे धीरे बात करते हुए अपनी बेटी किरण का हाथ जो है वो नरेंद्र के हाथों में दे दिया और कहा कि नरेंद्र, आज से किरण तुम्हारे हवाले, मैं अब चला। दोनों की सहमति भी थी। बालिका थी, किशोरी थी, समाज का उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पिता के उस स्वरूप को, पिता के उस कथन को स्वीकार किया और नरेंद्र जो है उस चंचल बालिका को एक दूसरी भूमिका के लिए लेकर के अपने घर के लिए तैयार हो जाता है, अपने घर आ जाता है उस बालिका को लेकर के। ठीक है, वो चंचल अबोध बालिका जो अभी तक स्वच्छंद विचरण करने वाली नायिका थी, जो अभी तक जंगलों में हिरणियों के बच्चों के समान विचरण करती थी, उसे समाज के बंधनों का नहीं पता था, उसे समाज के ज्ञान का नहीं पता था, समाज में कितनी पाबंदियां होती उसे नहीं पता था। ठीक है, प्रेम के कितने रूप मनुष्य को जीवन में देखने को मिलते हैं उसे नहीं पता था, रिश्ते किस तरह से निर्वाहित किए जाते हैं उसको नहीं पता था। वो अप्रूप बालिका, वो भोली बालिका, वो एक सुंदर सी कन्या, वो चंचल किशोरी जो होता है, वो एक गृहस्थी की एक नई परंपरा को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है और नरेंद्र के घर आ जाती है। अब जैसे कि नरेंद्र के घर आती है तो उसका स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है कि स्वाभाविक है, एक किशोरी अभी तक एक अविवाहिता किशोरी थी और उसके बाद एक विवाह के बंधन में जब वो बंध जाती है तो उसका स्वरूप चेंज होना, उसका उसमें परिवर्तन आना एक स्वाभाविक प्रकृति है। ठीक है, तो जैसे समाज के स्वरूप होते हैं उसी प्रकार समाज की व्यवस्था के अनुसार उसका रंग रूप बदल गया, उसकी चाल ढाल बदल गई, उसके वस्त्र और पोशाक बदल गए। ठीक है, आज वो विवाहिता के वस्त्रों में, पोशाक में रहने लगती है, दिखाई देती है। आज उसके ऊपर भांति भांति के गहने जो सजे हुए हैं। ठीक है, आज उसकी मांग में सिंदूर है और एक मतलब अभी तक एक जो चंचल किशोर जो नायिका थी, ठीक है, जो स्वतंत्र विचरण करने वाली नायिका थी, वो एक गृहस्थी के बंधनों में बंध गई, उसका स्वरूप बदल गया और एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, ऐसा होता भी है समाज में, कोई बात नहीं। ठीक है, अब प्रेम इतना था किशोर, उस किशोरी के प्रति नरेंद्र का कि मतलब अपने प्राण उसके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, अपना पूरा जीवन उसके ऊपर लुटाने के लिए तैयार थे, कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है जैसा कि मानव जीवन में हमें समाज में देखने को मिलता है। और इस तरह से उनका जीवन जो है बड़े प्रेम से कटता हुआ जा रहा था। 5-6 महीने की प्रवृत्तियां जो है वो इस तरह से आगे निकल जाती है। दोनों एक दूसरे पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे और धीरे धीरे जी किरण को जो है वो सारी स्थितियां समझ में आती है। किरण को भी जीवन में भरपूर प्रेम मिल रहा था, इसलिए उसका जीवन भी भली भांति ठीक ढंग से चल रहा था। एक दिन नरेंद्र अपने मित्र मोहन के यहाँ कोई नाच देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम में, नाच गाने के प्रोग्राम में जाते हैं और वहां किसी एक किन्नरी नायिका से उसकी भेंट हो जाती है। ठीक है, एक किन्नर से उसकी मुलाकात होती है और उसके प्रति उसका आकर्षण जो होता है वो पहली ही मुलाकात में उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, नरेंद्र ने अपने मन में क्या सोचा होगा पता नहीं यहाँ पर, परंतु उसके बावजूद भी उसका आकर्षण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता चला गया यहाँ पर। ठीक है, 1-2 मित्रों से भी उसने बात की होगी कि भाई इस तरह से किसी नायिका के प्रति, मतलब किसी किन्नरी के प्रति मेरा जो प्रेम है वो बढ़ता हुआ जा रहा है यहाँ पर। वो दोस्तों ने, नरेंद्र ने कहा कि मेरे दोस्तों ने मना नहीं किया। ठीक है, मेरे दोस्तों ने मुझे रोका नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे ये नहीं कहा कि विवाहिता है उस किशोरी का क्या होगा, जिसको तुम अभी अभी लेकर के आए हो कुछ महीने पहले यहाँ पर, उसका क्या होगा। ठीक है, और उन्होंने मुझे भेज दिया उसकी तरफ आकर्षित होने के लिए कि ठीक है, मतलब मुझे प्रोत्साहित किया कि जो हो रहा है ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके तरह धीरे धीरे एक के बाद एक जो है उसके प्रति उसका जो आकर्षण बढ़ता चला गया उसके नरी के प्रति। और यहाँ पर ये दर्शाने का प्रयास किया है कि जो उसके हिस्से का प्रेम था, अपनी पत्नी के हिस्से का प्रेम था, जो किरण के हिस्से का प्रेम था, वो सारे का सारा प्रेम अब वो किसी किन्नरी के ऊपर न्यौछावर कर रहा है। सुबह से हम रात दिन जो है उसको घर आने तक का भान नहीं है, वो अपना पूरा जीवन जो है, अपना पूरा जो समय है वो उसको किन्नरी के साथ व्यतीत करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे नरेंद्र ने कहा कि कई बार मैं इस दलदल में से निकलने का मैंने प्रयास भी किया, कई बार मैंने सोचा भी कि भाई क्यों नहीं इस व्यवस्था को छोड़ दिया जाए, क्यों नहीं इस व्यवस्था से निकला जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया मैं। ठीक है, प्रकृति का नियम था या एक मनुष्य की प्रवृत्ति थी या एक मनुष्य का आचरण था, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, जो भी कुछ था मतलब उसके साथ में उसने कहा कि मैंने निकलने का प्रयास किया परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक के बाद एक चलता रहा और उसके पास जो भी कुछ था अपनी पत्नी के लिए जीवन में जो भी कुछ उसने ऐश्वर्य के संसाधन इकट्ठे किए थे, एकत्रित किए थे, वो सारे के सारे एक के बाद एक जो है वो उसके नरी की भेंट चढ़ते गए। नायक ने कहा कि उसका गहना, उसके वस्त्र, उसके आभूषण, उसके कपड़े, ठीक है, उसकी ऐशो आराम की सामग्री, उसकी प्रसाधन की सामग्रियां जो भी मेरे पास थी, धीरे धीरे वो सब कुछ मैंने उसके ऊपर अर्पित कर दिया। और यहाँ तक कि मैं ये कहूं कि मतलब मेरे बाप दादाओं की कमाई, ठीक है, इतने दिनों की मेरी बाप दादाओं की जो इज्जत की कमाई थी, जो मेरी प्रतिष्ठा थी वो, ठीक है, संवत्सर की गृह लक्ष्मी, मेरे जीवन का उद्देश्य, ठीक है, मेरी प्रतिष्ठा,
मेरी मान मर्यादा सब कुछ मैंने उस पर दाव पे लगा दिया, और इतने दिन का जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं वासना में जाकर के मतलब स्वाहा हो गया, वासना में जाकर के खत्म हो गया। यह हमें देखने को मिलता है कि प्रेम और वासना में कितना अंतर होता है। एक तरफ उसका पवित्र प्रेम है और दूसरी तरफ वो वासना की आग में अपने जीवन का सर्वस्व सुख जो है वो झोंकने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर क्यों करता है मनुष्य ऐसी? यही प्रवृत्तियां दिखाने को यहाँ पर वर्णन मिलती है। और क्या इसका परिणाम होता है, आगे चलकर इसका परिणाम जो होता है वो क्या होता है, हमारी कहानी में यही मुख्य रूप से दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। तो सर्वस्व जो उसके ऊपर, जीवन का जो सर्वस्व था वो उसके ऊपर लुटाने के लिए जो नरेंद्र है वो तैयार क्या हो जाते, लुटा ही दिया। और ये प्रवृत्तियां धीरे धीरे चलती रही, और मैंने कहा कि एक के बाद एक उस जाल में अधिक फंसते चले गए। उस जाल से निकलने का कोई प्रयास नरेंद्र ने किया ही नहीं होगा, अन्यथा उससे निकला जा सकता था। अब कुछ नहीं बचा उसके पास में, सब कुछ समर्पित कर दिया। इधर से जो अस्वस्थ है जो नायिका, वो तो अस्वस्थ रहने ही लगी जब उसकी देखरेख कोई नहीं करेगा। जो व्यक्ति उसको लेकर के आया, जिससे जीवन के विभिन्न प्रकार के सपने उसके साथ देखने की जिसने वादे किए थे, ठीक है, वो सारी की सारी प्रवृत्तियां धीरे धीरे क्षीण होती है, कहीं कहीं वो भी धीरे धीरे स्वाहा हो जा रही है। जीवन का जो आनंद है वो धीरे धीरे भस्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। जीवन की जो सात्विकता है, सात्विक प्रेम जो है वो धीरे धीरे कहीं न कहीं खत्म हो रहा है। और आखिर कब तक किरण को पता नहीं चलता। एक दिन ऐसा है कि किरण को पता चला, लेकिन नारी बेचारी क्या कर सकती थी। यहाँ पर नारी की ऐसा स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया कि वो क्या कर सकती थी, ठीक है, अपने आप को दुखी करने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यहाँ पर जब उसको पता चला तो वो क्या कर सकती, बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाती, जमीन पर धड़ाम से गिर जाती यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन उसकी आंखों में आंसू न थे। नरेंद्र ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू न थे और मेरी आंखों में दया न थी। क्या कर सकती है बेचारी नायिका, क्या कर सकती थी वो? इसके अतिरिक्त अपने पति का विरोध भी तो वो नहीं कर सकती थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने बताया कि वो इतनी भोली थी कि संसार की वास्तविकता का तो उसे ज्ञान ही नहीं था, संसार की वास्तविकता का तो उसे भान ही नहीं था। कुछ नहीं कर पाई, परिस्थितियां चलती रही, एक के बाद एक धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, और अपने जीवन का सर्वस्व जो था नरेंद्र ने उस नायिका के ऊपर लुटा दिया, ठीक है। तो जब अपने जीवन का सर्वस्व उस नरेंद्र ने उस नायिका के ऊपर लुटा दिया तो उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। कभी मैंने बताया कि कभी वो 2-5 दिन में 10 दिन में अपने घर आता, और मतलब वो बाहर से नीचे से कोई अपना जो भी गहना छटा लेना होता वो लेकर के वो चला जाता। एक दिन कई दिनों के बाद वो लौटते हैं नरेंद्र, ठीक है, और नरेंद्र बोलते हैं कि जो ही किरण से पूछो कि उसके पास कोई गहना बचा हो या आभूषण बचा हो तो मुझे दे दे। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, शायद कोई था ही नहीं। किरण तो अभी ऐसा स्थिति में, दयनीय स्थिति में है। ऊपर जाता है, वो देखता है किसी की आवाज नहीं आई, देखता हूं क्या स्थिति है। किरण के पास गए, देखा तो किरण की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति में किरण पड़ी हुई है, ठीक है। वो आज बीमार है, आज वो उससे उठा नहीं जाता, आज उसकी स्थिति है जो बिल्कुल बद से भी बदतर हुई जा रही है। रोशनदान में से चांद की चांदनी आ रही है और उसके ऊपर पड़ी वो सिकटी हुई सी, सिकड़ी हुई सी, मतलब एक चारपाई पर लेटी हुई है, पड़ी हुई है, जैसे चंद्रमा ने अपने गोद में उसको ले रखा हो, ठीक है। बड़ी मुश्किल से वो बोल पाती है। नरेंद्र ने किरण से पूछा कि किरण तुम्हारे पास कोई गहना बचा है? तो नायिका ने कहा हाँ है ना, और दिखाती है कि देखो ये कानों में कंगना। अचानक नायक उसकी तरफ देखता है, नरेंद्र उसकी तरफ देखता है, वो सारी स्थितियां उसके पीछे की एक बात उसके दिमाग में घूम जाती कि वही कानों में कंगना जहां से हमारे प्रेम की शुरुआत हुई, वही कानों में कंगना, ठीक है, जहां से हमारे प्रेम के इस जीवन का, इस वास्तविक जीवन का जो है स्वरूप उभर करके सामने आता है। जीवन की शुरुआत होती है, गृहस्थी जीवन की शुरुआत होती है, ठीक है। गृहस्थी का परिवेश जो होता है वहां से शुरू होता है। क्योंकि जब इस नायिका को देखा था इसने पहली बार, तो मतलब इसने अपने मन में यही कथन कहा था कि जिस दिन मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, ठीक है, उसी दिन से मानो कामदेव ने मेरे जीवन का पहला सफा लिख दिया। मतलब इधर से अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा पूरी करता है, इधर से अपने जीवन की दीक्षा पूरी करता है, और उधर से कामदेव ने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया, ठीक है। और वो सारी स्थिति हमने देखी कि कैसे कामदेव ने जीवन में प्रवेश किया और कैसे अपने गुरु की उस कन्या को अपने घर में लेकर के आता है और अपनी पत्नी के रूप में उसको स्वीकार करता है। तो अचानक उसके याद आता है कि अरे वही कानों में कंगना, ठीक है। पूरी की पूरी स्थिति उसके पीछे तक उसके दिमाग में घूमती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अब कर भी क्या सकता है, बस उसको देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा, चिंतन किया होगा, विचार किया होगा, सोचा होगा उसने अपने मन में, लेकिन इसके अतिरिक्त तो उसके पास अब विकल्प था ही नहीं, कोई पश्चाताप और प्रायश्चित के अतिरिक्त और विकल्प उसके पास था ही नहीं। और किरण भी शायद मतलब उसी को देख रही थी, उसी का इंतजार कर रही थी। किरण ने बस उस कानों में कंगना की तरफ उसको बताया कि हाँ मेरे पास अपनी अंतिम निशानी कानों में कंगना है, और सदा सदा के लिए उसने आंखें बंद कर ली, ठीक है। शायद इंतजार ही कर रही थी मतलब वो नरेंद्र से मिलने का। ये भाग्य की गति है। इस स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है कि मतलब वो कर भी क्या सकता है। अगर वो प्रायश्चित भी कर ले तो उसके जीवन में अब कुछ नहीं है, ठीक है। अगर वो अपनी गलती भी स्वीकार कर ले तो अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। अब इस गलती को स्वीकार करने से मतलब क्या है, ठीक।
दुष्यंत का वर्णन किया कि दुष्यंत का जीवन अच्छा था, दुष्यंत के भाग्य में बहुत कुछ लिखा था, उस शकुंतला उससे विरहित होती है, दूर होती है और अंततः शकुंतला से उसकी मुलाकात हो जाती है। भगवान राम मतलब क्या, सीता से उसका वियोग हुआ और कुछ दिनों के बाद भगवान राम सीता को लेकर घर आ गए। लेकिन मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता। नरेंद्र ने कहा कि मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता, किस तरह से करूंगा, मैं चाहकर भी अपनी नायिका को, मैं चाहकर भी अपनी स्त्री को अपने पास नहीं ले जा सकता, ठीक है, वापस नहीं बुला सकता, जीवन को पुनः शुरू नहीं कर सकता, जीवन की शुरुआत नए ढंग से नहीं कर सकता। अब यहाँ पर इस तरह के प्रायश्चित करने से मतलब क्या होता है? कहानी बड़ी दुखद है, कहानी का अंत बड़ा दुखद है। यहाँ पर हमारे मुख्य रूप से हमारी भारतीय संस्कृति में सुखांत कहानी का, सुखांत चीजों का परिवेश शुरू होता है। सुखांत का मतलब अंत में सुख मिले। नायक नायिका पहले चाहे कितने भी दुखी हो, लेकिन अंत में वो सुखी हो जाते हैं। हमारी फिल्में भी इसी बेस पर बनती है, हालांकि आजकल कुछ दुखांत फिल्में भी बनने लगी हैं, ठीक है। कहानी में भी ये दर्शाने का प्रयास हमारा राइटर अंत में यही करता है कि कुछ न कुछ सुख अंत में मिले। परंतु कुछ चीजें, परिस्थितियां ऐसी होती है, मानव को प्रेरणा देनी होती है, समाज को संदेश देना होता है, वास्तविक स्थिति का चित्रण करना होता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाना होता है। तो इसलिए कहीं न कहीं ऐसी चीजें भी हमें मुख्य रूप से स्वीकार करनी होती है समाज में। और कहानी हमारी इसी परिवेश पर आधारित। अंत में नायिका की मृत्यु के बाद ये कहानी बड़ी बोझिल हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं हमें प्रेरणा मिलती है समाज में, किस तरह से मनुष्य आखिर क्यों करता है। और यदि प्रायश्चित करता भी है तो उसके प्रायश्चित से मतलब क्या, पश्चाताप करता भी है तो प्रायश्चित नहीं कर पाता यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहानी हमें कहीं न कहीं पुरुष के स्वरूप का वर्णन करती है। कहानी दिखाती है क्यों किसी के हिस्से का प्रेम हम किसी और को समर्पित कर देते हैं। हालांकि विद्वानों की मान्यता है कि प्रेम का समर्पण एक अलग चीज है यहाँ पर, ठीक है। प्रेम कम नहीं होता, सभी पर समान रूप से प्रेम को न्यौछावर किया जा सकता है, लेकिन किसी के हिस्से का प्रेम किसी अन्य के ऊपर न्यौछावर होना ये गलत है। ये समाज में हमें कहीं न कहीं प्रेरणा देता है, ठीक है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि यदि मनुष्य समय रहते संभल जाए तो उसको इस तरह से दुखद जीवन का अंत उसका नहीं होता, ठीक है। मनुष्य के जीवन में इस प्रकार के बहुत से अवसर आते हैं, सभी के जीवन में इस तरह के अवसर आते हैं, लेकिन उन अवसरों पर अपने आप को जागृत करना है, अपने विवेक को जागृत करना है, ठीक है। परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होना, बल्कि अपने आप को उन परिस्थितियों का वशीभूत नहीं होने देना, बल्कि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। मुख्य रूप से किरण और नरेंद्र पर आधारित ये कहानी है। इसी तरह की यदि और अन्य कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन में दी हुई है, इनको स्पर्श कीजिए आई बटन में जाकर के, और अन्य कहानियों के कोर्स में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हमारी पूरी कहानियों को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप इसी कहानी को अन्य रूप में एक दूसरे ढंग में देखना चाहते हैं तो अन अकेडमी पर जाइए, आप unacademy.com पर करतार सिंह को सर्च कीजिए, वहां पर हमारी कहानी आपको देखने को मिलेगी। यही कहानी एक नए रूप में देखने को मिलेगी। इस कहानी का पात्र आपको देखने को मिलेंगे, इस कहानी के नए स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे, इस कहानी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण जो कथन से एक दूसरे के जो डायलॉग्स है पात्रों के, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अन अकेडमी पे जाकर हमारी 20 कहानियां एक कोर्स में हिंदी कहानी के नाम से, उनको आप देख सकते हो, अन्य हमारी कहानियों को आप देख सकते हो। ये कहानी की जो श्रृंखला है, सीरीज जो है लंबी चलेगी। यदि आपको लगता है कि ये कहानी आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़िए। कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग, कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हम इस चैनल में हम समय समय पर आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और इसके साथ अन्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यदि आप केवल कहानी पढ़ने और सुनने के शौकीन है तो भी आप हमारे साथ जुड़िए, और यदि आप सिलेबस से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से कहानी आपके काम आने वाली है, क्योंकि हम अपने निष्कर्ष के आधार पर ये चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर ये चीजें शेयर करते हैं। मैं खुद पिछले 28 वर्षों से इस एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में मैंने एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, ठीक है। अपने अनुभव सारी की सारी चीजों, उच्च शिक्षा में इतने वर्षों से मैं अध्यापन करवा रहा हूँ, उसी निष्कर्ष के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर ये चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो साथियों, इस लेसन में, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अगली कहानी में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।